Hello students, how are you? I hope you're doing good. I hope you're taking care of your health. This is lecture 5 of sources of energy, which is the last lecture. आप सोच रहे हो कि सर 5 लेक्चर में कैसे कंप्लीट हो जाएगा? चैप्टर छोटा है, थियोरटिकल भी है. लेक्चर 5 का जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल में 5 तरीके की चीजें हम पढ़ेंगे. हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसके बाद सोलर एनर्जी, फिर टाइडल एनर्जी जिसे ओशन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है. उसके बाद न्यूक्लियर एंड जियोथर्मल. ओके, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं. डेफिनेशन तो बोर्ड पे सभी को दिख रही होगी, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं. हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होती है यार? स्वदेश फिल्म देखी है तुम लोगों ने? स्वदेश फिल्म में वो क्या बनाता है शाहरुख खान? वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर बनाता है जो पानी प्रेशर से गिर रहा होता है, उससे बिजली बनाते हैं. अगर बेसिक साइंस की भाषा में देखिए, इंजीनियरिंग पे बाद में आऊंगा, साइंस की भाषा देख लेते हैं कि भाई पानी हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी थी, गिरेगा तो पोटेंशियल लॉस होगी, पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में. तो पानी में एनर्जी तो थी, बस हमने उसको काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लिया. अब इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कैसे किया. अरे भाई, घर में रिमोट कंट्रोल कार टॉय वाली सबने बचपन में चलाई है ना. उसको जब ऑफ कर दो पर फिर भी ऐसे ऐसे फर्श पे रगड़ो तो उसकी हेडलाइट जल जाती थी ना. क्यों जलती थी? क्योंकि मोटर को रिवर्स वे में अगर घुमाया जाए, मतलब मोटर क्या करती है, आप उसमें बिजली देते हो, घूमती है. पर अगर आप बिजली ना दो, वो सिर्फ घुमाओ अपने हाथ से, जैसे उसमें टायर घुमा रहे थे, तो वो बिजली प्रोड्यूस कर देती है, जिसको जनरेटर भी कहते हैं, आपके सिलेबस में है. ठीक है. तो क्या करता है ये काइनेटिक एनर्जी को इस सेंस में कन्वर्ट करता है भाई कि वो एक टरबाइन एक मोटर जैसा सेटअप होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है. टरबाइन में आप प्रोपेलर्स होते हैं फैंस टाइप के, उसको घुमाओ और उससे बिजली प्रोड्यूस हो जाती है. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? पावर कैसे आती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी की, नीचे गिरता है काइनेटिक, और नीचे गिर के किस पे गिरेगा? टरबाइन पे. टरबाइन रोटेट होगी, बिजली बन जाएगी. सर टरबाइन रोटेट कैसे होगी पानी से? कैसे होगी यार? बहुत तरीके हैं यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है. घर में कभी नोटिस किया हो, कूलर जिनके घर में लगा हो, कि कूलर अगर बंद भी होता है पर बाहर हवा चल रही है तो कूलर के पंखे घूमने लग जाते हैं ना हल्के हल्के अपने. क्यों? क्योंकि हवा पंखे को घुमा सकती है. अरे फ्लोइंग हवा जब पंखे को घुमा सकती है तो फ्लोइंग वाटर इतने तेज प्रेशर पर पंखे को नहीं घुमाएगा. समझने की कोशिश करो. अब थोड़ा थियोरेटिकल डेफिनेशन पढ़ ले, मेरे से तो पढ़ लिया, अब यहां भी पढ़ लेते हैं. अ पावर प्लांट दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर to rotate a turbine which drives the generator is called hydro power plant और hydroelectric power plant. तो डेफिनेशन ये है. ठीक है, थोड़े डायग्राम से आपको समझाता. अरे तार अटक गई. कोई नहीं, डायग्राम से आपको समझाता हूं. ठीक है, देख रहे ना बोर्ड पे? ठीक है, देखिए पहले एक आप डैम बनाते हैं, पीछे से रिवर से पानी आ रहा है, डैम बना के आप पानी रोक देते हैं. ठीक है, थोड़ा सा पानी फ्लो करने देंगे. कैसे? ये रिजर्वायर है. रिजर्वायर क्या होता है? जहां रिजर्व करके रखते हैं पानी को. तो दिख रहा है कितना सारा पानी रिजर्व्ड है. फिर यहां से एक ओपनिंग निकालते हैं, ओपनिंग में पाइप के थ्रू पानी जाता है और टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उस पे गिरता है. ब्लेड मतलब प्रोपेलर या फैन, पंखड़ी कहते हैं ना हिंदी में. रोटेट करती है, तो रोटेशन से एक शाफ्ट रोटेट होती है जो टरबाइन उससे जनरेटर से कनेक्टेड होती है और बिजली प्रोड्यूस हो जाती है. मैं हट जाता हूं, डायग्राम देख लो, बड़ा अच्छा डायग्राम है. Take 10 seconds at least and just see the diagram, or you can pause the video. ठीक है, पॉज कर ली होगी वीडियो आप लोगों ने बीच में और दिख गया होगा डायग्राम. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते हैं. एडवांटेजेस क्या होते हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं कॉज करता है किसी भी प्रकार का, मतलब गंदगी नहीं फैलाता, ना पानी को गंदा करता है ना लैंड को गंदा करता है, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाता. ठीक है. दूसरा, वाटर हमेशा फ्लो करता रहेगा. वाटर इज ऑलवेज फ्लोइंग, सो इट इज व्हाट? इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स. इट विल नेवर बी फिनिश्ड. सो कितनी बढ़िया बात है कि फिनिश ही नहीं होगा तो हम लोग कितना भी यूज कर सकते हैं. दूसरा, बिल्डिंग डैम्स. अच्छा, डैम बनाए थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए, तो बिल्डिंग डैम्स हेल्प्स इन इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल. कैसे भाई? अगर आप डैम बना लोगे तो आपके पास पानी स्टोर्ड है, उसको अपने हिसाब से कहीं और भी भेज सकते हो. तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो इरिगेशन प्रोसेस को. क्रॉप्स को पानी कैसे मिलता है उसको इरिगेशन कहते हैं ना.
उसको मॉडिफाई करते हो। फ्लड कंट्रोल कैसे, सपोज करो पानी पीछे से कम आ रहा है, तो आपने रोक लिया पानी अपने पास, थोड़ा सा आगे कम नहीं जाने दिया, तो आपके पास पानी का रिजर्व है। पर क्या होगा जब पानी ज्यादा आ रहा होगा, तो आप डैम को पूरा खोल दोगे तो पानी नीचे बहता हुआ चले जाएगा, तो आसपास के एरियाज में फ्लड नहीं आया। तो फ्लड कंट्रोल के लिए भी डैम्स काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अरे भाई इतना बड़ा डैम बनेगा तो वहां पे जो लैंड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो तो डिस्ट्रॉय होंगे, क्लियर है, डैम के प्रोसेस से, ना कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, उसमें नहीं, स्टार्टिंग इनिशियल प्रोसेस जो बनता है उसमें। वहां पे लोग भी रहते होंगे, वो भी डिस्प्लेस हुए होंगे। उसके अलावा वहां पे जो एनिमल्स है वो तो आपको बता दिया डिस्प्लेस हुआ। जो प्लांट्स है वो एक्वेटिक प्लांट्स तो नहीं है, वो तो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, तो उनके ऊपर अगर पानी भर दोगे तो वो तो मर जाएंगे ना बेचारे, तो वो भी मर गए। तो इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट है, अच्छा हाँ तीसरा पॉइंट है एक्चुअली, कि इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक और तरीके से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, वो थर्ड पॉइंट पे आऊंगा। दूसरा, लॉस ऑफ वेजिटेशन, अभी बताया जिस तरीके से, वेजिटेशन मतलब प्लांट्स वहां के खराब हो जाते हैं सारे, मतलब होते ही नहीं है फिर। इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयड एज न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गो डाउनस्ट्रीम एंड हेंस देयर इज अ लॉस ऑफ फिशेस। अब एक बात बताओ भाई, जब पानी सारा नीचे नहीं जाएगा, कुछ पार्ट का जाएगा, तो उसके न्यूट्रिशन भी रुक जाएंगे ऊपर ही। फिशेस तो पानी के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है ना, पानी को ही ब्रीथ करती हैं, वो पानी से ही ऑक्सीजन निकालती है। तो अगर न्यूट्रिशन ऊपर रुक गया तो फिशेस की जो रहने की कंडीशन है वो खराब हो गई थोड़ी सी नीचे, इसलिए फिशेस मरती जाती है, लॉस हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। पर सर आपने बोला था पॉल्यूशन कॉज नहीं करता, तो ये फिश तो मर रही है नहीं। दैट्स द पेक्यूलियरिटी ऑफ द डिफरेंस, कि पॉल्यूशन कॉज नहीं हो रहा पर डेथ ऑफ वाइल्ड लाइफ हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ। पॉल्यूशन कॉज नहीं हो रहा, कुछ गंदगी नहीं फैल रही, बट एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो इसलिए उन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट है आपका सोलर एनर्जी, बहुत इजी भाषा में, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन यूजिंग सोलर सेल। एक डिवाइस बनाते हैं सोलर सेल, जिससे बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, सोलर पैनल ऐसी उसका छोटा वर्जन होता है सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है, जिसकी वजह से सूरज की किरणों से आप एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कुछ दिखता है जिसपे सनलाइट पड़ती है, ऊपर एक सिलिकॉन बोरॉन की लेयर होती है और नीचे सिलिकॉन आर्सेनिक की लेयर होती है, और यहां से दो तार निकल रहे होते हैं। तो वो क्या करती है सनलाइट, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन का नहीं भी पढ़ा होगा, क्लास 12th में है। तो वो सनलाइट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करती है इन मेटल से या इन सब्सटेंसेस से, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, नॉक ऑफ करती है। और नॉक ऑफ करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। थोड़ा सोलर एनर्जी को और डिटेल में उसके बारे में डेप्थ में जानते हैं। यूज कहां कहां होता है भाई, जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं, या फिर हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या फिर अपोलो मिशन है, या फिर जो हमारे प्रोब्स, स्पेस प्रोब्स सोलर सिस्टम को भी पार कर गए, इतनी दूर जा रहे हैं, तो वो सब किस एनर्जी पे काम कर रहे हैं। हम लोग वहां पे बैटरी तो नहीं लगा देंगे, एक तो बैटरी से भारी हो जाएगा और बैटरी एक टाइम के बाद डिस्चार्ज भी हो जाएगी। तो हम उनमें लगाते हैं सोलर पैनल्स, क्योंकि धूप से कंटिन्यूसली एनर्जी आ रही होती है। तो धूप से कंटिन्यूसली एनर्जी आ रही होती है तो क्या होता है, वो चार्ज होते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स। दूसरा, रिमोट एंड आइसोलेटेड प्लेसेस में, सपोज करो भाई मध्य प्रदेश का कोई दूर का गांव है जहां पे दूर दूर तक शहर नहीं है, छोटा सा गांव है, तो बिजली की लाइनें हैं नहीं वहां पे, तो क्या करोगे उन रिमोट प्लेसेस में, अगर आपको बिजली चाहिए या कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो आप सोलर पैनल्स या सोलर सेल की मदद से वहां पे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हो। ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग रिग्स, रिग क्या होती है, रिग ऑयल ड्रिलिंग रिग होती है जो जहां से क्रूड ऑयल पेट्रोलियम निकालते हैं। ऑफशोर मतलब जो सी के अंदर होती है कहीं, तो शोर मतलब बीच, बीच कह लो या शोर कह लो, या फिर लैंड से दूर होती हैं वो, तो वहां तक आप बिजली कैसे प्रोवाइड करोगे, उनको काम करने के लिए बिजली तो चाहिए ना। तो वो सोलर पैनल्स लगाते हैं और उसके बेसिस पे वो अपना बिजली यूज करते हैं, वहां पे ड्रिलिंग करके फिर ऑयल निकालते हैं वहां से। एंड लास्ट पॉइंट, ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपने देखा होगा ऊपर एक छोटा सा सोलर पैनल लगा होता है जिससे वो काम कर रहा होता है। वॉचेस, आजकल वॉचेस में भी सोलर पैनल आते हैं, और कैलकुलेटर्स में छोटा सा ऊपर एक सोलर सेक्शन बना होता है। तो ये सबको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो बिजली सोलर से चलती रहती है।
ठीक है, नेक्स्ट पे आए, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मैंने कुछ लिखा नहीं है इसलिए क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम की मदद से। मून की पोजीशन की वजह से लो टाइड्स और हाई टाइड्स आती हैं सी में, ऊपर जाता है, टाइड नीचे आता है। तो हमने एक तरीके का एक सी में डैम बना दिया, मतलब बिल्कुल कोस्टल एरिया पे। तो जब हाई टाइड होगी तो हमने इस डैम के बीच की एक ओपनिंग खोल दी, तो इधर रिजर्वायर खाली है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट पे हाई टाइड है, तो पानी राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। बीच में लगा दिया एक टरबाइन, तो पानी फ्लो करते हुए टरबाइन को घुमाते हुए चले जाएगा, हाँ या ना। टरबाइन को घुमाते हुए पानी चले जाएगा तो क्या होगा भाई, टरबाइन से बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। फिर थोड़ी देर बाद आपका क्या होगा, लो टाइड आएगी तो पानी नीचे आ गया। अब रिजर्वायर में भी पानी स्टोर्ड है हाई पे, जब नीचे आया हमने फिर खोल दिया, अब इसको पहले बंद कर दिया था स्टोर होने के बाद पानी, जब तक बिजली प्रोड्यूस हो रही थी उसके बाद। फिर हमने फिर खोल दिया जब लो टाइड आती है, तो अब पानी लेफ्ट से राइट को बहता चले जाएगा, मतलब लैंड से ओशन की तरफ बहता चले जाएगा। फिर टरबाइन घुमाएगा तो फिर लाइट कह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ टाइडल एनर्जी वर्क्स। दिस इज वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी मच यूज्ड इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो दिन में एक या दो बार होता है, आई डू नॉट हैव द करेक्ट आइडिया, एक होता है या दो बार होता है कि लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आते ही हैं, तो एवरी डे दिस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जियोथर्मल क्या होता है, अरे अर्थ के नीचे जो रॉक्स होती हैं, जो काफी नीचे होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली हॉट। तो हम क्या, और हॉट होता है तो प्रेशर से स्टीम भी क्रिएट होता है वहां पे जो पानी होता है उसका। तो क्या करता है, एक तरीके से एक ड्रिल करता है लंबा सा, जिससे वो स्टीम निकल के आती है, स्टीम बहुत तेज बाहर निकल के आती है एक छोटे से पाइप से इतनी तेज प्रेशर में स्टीम आ रही है, क्या कर सकती है वो, टरबाइन घुमा सकती है। टरबाइन घुमा दी तो हमारी बिजली भाई प्रोड्यूस हो ही गई। हर जगह हम ऑलमोस्ट यही काम करते हैं, कोई भी प्रेशर से चीज आती है तो टरबाइन घुमवा लेते हैं, अपनी काम हो गया। एक बार रीड कर लें, The extremely hot rocks present below the surface of the earth heat the underground water and turn it into steam. As more and more steam is formed between the rocks, it gets compressed to a high pressure. ये भी बता दिया. Then a hole is drilled into the earth up to the hot rocks, and a pipe is put into it. The steam present around the hot rocks comes up through the pipe at high pressure. This high pressure steam turns the turbine of the generator and produce electricity. क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। जियोथर्मल की भी कुछ एडवांटेजेस होंगी और डिसएडवांटेजेस होंगी। कॉस्टिंग की बहुत एक इश्यू आता है, मैं बताता हूं। इनिशियली जियोथर्मल सेटअप करने में काफी हाई कॉस्ट आती है, इतनी जब इतना नीचे आप ड्रिल करते हो तो इक्विपमेंट काफी अच्छा चाहिए होता है, एडवांस चाहिए होता है, तो उसमें हाई कॉस्ट आती है इनिशियली। बट उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, मतलब अब एक बार हो गया सेटअप, उसके बाद जो चलने की कॉस्ट होगी वो बहुत ही लो होती है। तो वो ये लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नो पोल्यूशन कॉस्ट, कोई पोल्यूशन तो हो नहीं रहा इससे, तो ये इसकी एडवांटेज है। पर डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा, इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ओनली एट अ फ्यू सर्टेन लोकेशंस इज दैट देयर सो मच हीट दैट इट कन्वर्ट्स ग्राउंड वाटर इनटू स्टीम, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर। Secondly, it is technically difficult to drill such holes, hence high initial cost. Is that clear? If you want, you can take a screenshot. Okay. Next slide. Nuclear energy. Now this is fun. Nuclear power plants में nuclear energy use होती है। तो एटम को तोड़कर या फिर दो न्यूक्लियस या दो एटम्स को जोड़कर जो एनर्जी बनती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तोड़ने जोड़ने के प्रोसेस को एक को कहते हैं फ्यूजन, एक को कहते हैं फिजन। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा वो। ठीक है, तो अब इसका फायदा होता है कि बहुत सारी एनर्जी देता है और बहुत छोटे से टाइम में एकदम से दे देता है। बताया था फर्स्ट वीडियो में, बताया था मैंने आपको, दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। The nuclear energy is mainly released in the form of heat and some very little light. Okay, if you want to take a screenshot, then I'll move to the next screen and explain advantages and disadvantages and then fusion and fission. अच्छा, पहले फ्यूजन फिजन वाली स्लाइड है, चलो कोई नहीं। फिजन होता है जब एक बड़ा एटम दो छोटे एटम्स में टूटता है, और फ्यूजन होता है, ये फिजन था लेफ्ट वाला, और फ्यूजन होता है जब दो छोटे छोटे एटम्स मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं। एक बात बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा,
जो सन होता है, सन में भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जब भी वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है। सन में कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूजन। याद रखिएगा, एनटीएससी टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। सीबीएसई से तो ये चैप्टर डिलीटेड है, बट एनटीएससी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्शन सन में कौन सा होता है? फ्यूजन। क्लियर है? इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। तो लार्ज एनर्जी विद वेरी स्मॉल फ्यूल, बहुत छोटे से न्यूक्लियर फ्यूल से बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से हाई है। दूसरा, इट डज नॉट प्रोड्यूसेस बैड गैसेस लाइक CO2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है कि इसका जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट, वो डिस्पोज करने के मेथड्स अभी बहुत डिफिकल्ट है करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे। तो इसका वेस्ट डिस्पोजल बहुत हाई है, इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई आती है, एंड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। देखो, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट तो हर सोर्स ऑफ एनर्जी में होता है, बट एक बात बताओ, मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक क्रूड ऑयल का ट्रक जा रहा है, अगर वो फट जाए तो उसका इंपैक्ट रेडियस कितना बड़ा होगा? मुश्किल से मतलब 100 मीटर मैक्सिमम, बट अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट फट जाता है तो उसके साथ क्या होता है? हमने चेरनोबिल जैसे, चेरनोबिल नहीं, पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स में हमने देखा हुआ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है, पर उसका इंपैक्ट रेडियस बहुत ज्यादा होगा। सो दिस वाज न्यूक्लियर पावर। वी डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ पावर इन दिस पावर, कह रहा हूं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन दिस लेक्चर: हाइड्रोइलेक्ट्रिक, सोलर, टाइडल, geothermal and nuclear, and hence we are finishing this chapter. Now I'll see you in the next chapter, और next chapter बहुत फन होने वाला है, रेडी रहिएगा, ठीक है।